वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय सुधारवादी आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय सुधारवादी आंदोलन के बारे में हम लोगों ने जितने सारे जो महत्वपूर्ण जो आंदोलनकारी थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, उसके बाद केशव चंद्र सेन, आर्य समाज, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विद्रोहों के द्वारा जो आंदोलन का प्रसार हुआ, समाज सुधारण का कार्य हुआ, जिसमें बिहार से संबंधित बहुत सारे आंदोलन हैं जो एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में तो पूछे जाते हैं। खास करके जो लोक सेवा आयोग के एग्जाम है जो बिहार से संबंधित, उसमें एक महत्वपूर्ण है मुंडा विद्रोह। कौन है? मुंडा विद्रोह। चूंकि उस समय जो बिहार और झारखंड था वह एक था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में। तो सबसे पहले इसकी भूमिका को देखें। तो यह जनजातीय आंदोलनों में सबसे विस्तृत एवं संगठित आंदोलन बिरसा आंदोलन था। इसे बिरसा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो बिहार और झारखंड के सबसे पवित्र जो आंदोलनकारी हैं, जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है बिरसा मुंडा के नाम से, तो उनका नाम था बिरसा मुंडा। तो जनजातीय आंदोलनों में सबसे विस्तृत एवं संगठित आंदोलन था बिरसा आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने किया। इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया, याद रखेंगे। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि उलगुलान विद्रोह किसे कहा जाता है? तो मुंडा विद्रोह को। उलगुलान का मतलब है महाविद्रोह, तो उलगुलान विद्रोह का मतलब है महाविद्रोह। जमींदारों के द्वारा खूंटकुटी के अधिकारों का विद्रोह, इसे जमींदारों के द्वारा खूंटकुटी के अधिकारों का विद्रोह भी कहा जाता है। औपनिवेशिक शोषण की नीतियां, बढ़ती बेगारी इस आंदोलन के मूल कारणों में प्रमुख थे। तो इस आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो जमींदारों के द्वारा खूंटकुटी के अधिकारों का क्या करना था? हनन करना था। औपनिवेशिक शोषण की नीतियां अपनाना था, बढ़ती बेगारी, ये सभी इस मुंडा विद्रोह का कारण था, बिरसा आंदोलन का कारण था। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंतरिक शुद्धिकरण, औपनिवेशिक शासकों से मुक्ति, स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यह जो मुंडा विद्रोह था, बिरसा आंदोलन था, एक प्रकार से सुधारवादी आंदोलन था, शुद्धि आंदोलन था अपने जाति के प्रति। इस विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे? तो मुख्य कारण थे जमींदारों के द्वारा खूंटकुटी के अधिकारों का हनन करना, तो इसके विरुद्ध यह विद्रोह हुआ। औपनिवेशिक शोषण की नीतियों के कारण, बढ़ती बेगारी के कारण, और साथ ही साथ इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो उस मुख्य उद्देश्य थे आंतरिक शुद्धिकरण, याद रखेंगे। इसीलिए इसे क्या कहते हैं कि हिंदू सुधारवादी आंदोलन कहा जाता है। अपने जाति के विरुद्ध यह आंदोलन जो है इसका प्रसार हुआ। औपनिवेशिक शासकों से मुक्ति भी इसका मुख्य उद्देश्य था। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसके विश्लेषण के बारे में हम लोग देखें कि मुख्य विश्लेषण जो है यह इस बिरसा आंदोलन या मुंडा विद्रोह का क्या रहा। तो सबसे पहले कि जनजातीय समाज के बीच में खूंटकुटी व्यवस्था मौजूद थी। अब यह खूंटकुटी व्यवस्था क्या थी? कि यह व्यवस्था सामूहिक भूस्वामित्व पर आधारित एक कृषि व्यवस्था थी। तो जनजातीय समाज के बीच में खूंटकुटी व्यवस्था मौजूद थी। यह जो व्यवस्था थी सामूहिक भूस्वामित्व पर आधारित एक कृषि व्यवस्था थी। ब्रिटिश सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म करके निजी भूस्वामित्व की व्यवस्था उन पर लागू कर दी। इसके साथ ही राजस्व को भी क्या कर दिया? तो बढ़ा दिया। खूंटकुटी का मतलब होता है कि जो किसान थे अपनी भूमि अपनी काटते थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? इसको काटने के लिए टैक्स ला दिया था अंग्रेजों ने। तो जनजातीय समाज के बीच में खूंटकुटी व्यवस्था मौजूद थी और यह व्यवस्था सामूहिक भू स्वामित्व पर आधारित एक कृषि व्यवस्था थी।
ब्रिटिश सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म करके निजी भू स्वामित्व की व्यवस्था उन पर क्या कर दी, तो लागू कर दी। इसके साथ ही जो राजस्व था अर्थात जो टैक्स था उनको बढ़ा दिया। यहाँ की जो भूमि थी अनुपजाऊ थी तथा परंपरागत तरीके से कृषि कार्य करने से उपज काफी कम होती थी, जिसके कारण बढ़ी हुई राजस्व दर से लगान देने में अधिकांश किसान क्या थे, तो असमर्थ थे। तो लगान देने के लिए कृषक साहूकारों एवं महाजनों से क्या करते थे, तो कर्ज लेते थे, ऋण लेते थे और वे इस ऋण जाल में फंसते चले जाते थे। जो कृषक लगान नहीं दे पाते थे उनकी भूमि अंग्रेजी शासकों के द्वारा जब्त कर ली जाती थी। अपनी ही जमीन से बेदखल होने की वजह से इस जनजातीय समाज में काफी आक्रोश हो गया। तो खूंट-कुटी का मतलब यही हो गया कि वे अपनी जमीन को का जो अनाज था उसे काट नहीं सकते थे, उसकी खूंटी को काट नहीं सकते थे। इसी कारण इसे खुटकुटी आंदोलन भी कहा गया, खुटकुटी व्यवस्था कहा गया और इन पर निजी व्यवस्था लागू कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसके कारण इनका टैक्स बढ़ा दिया गया और इनकी भूमि अब अनुपजाऊ होने लगी, क्योंकि इनको जो है औद्योगिक तरीके से खेती करने के लिए क्या कर दिया गया, तो रोक दिया गया। ये परंपरागत तरीके से ही कृषि कार्य करने के लिए मजबूर हो गए। इनकी उपज कम होने लगी, जिसके कारण जो राजस्व दर था वह और खास करके राजस्व दर भी क्या हो गया, तो बढ़ा दिया गया। और ये अब ये जो किसान थे, जो ये जनजाति थे, अपनी जीविका यापन के लिए जमींदारों और साहूकारों पर निर्भर हो गए, उनसे ऋण लेने लगे, तो ये काफ़ी कर्जदार हो गए और इतने सारे ऋण जाल में फंसते चले गए कि इनकी क्या होने लगा, तो शोषण होने लगा। तो इसी से निपटने के लिए और लगान को न देने के लिए इन्होंने क्या किया, तो अंग्रेजों और जमींदारों के प्रति इनमें काफ़ी आक्रोश उत्पन्न हो गया। और इस जनजाति का नाम था, कौन सी जनजाति, तो मुंडा जनजाति। इसे बिरसा जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। इन शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो बिरसा मुंडा नामक एक जनजातीय नेता ने किया। तो जब ये जो जनजाति थे इस शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ काफी उत्पीड़न के कारण काफी त्रस्त हो गए, तो इन्होंने इस शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ एक आंदोलन किया। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो बिरसा मुंडा नामक एक जनजातीय नेता ने किया। याद रखेंगे उसका नाम क्या था, बिरसा मुंडा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले बिरसा मुंडा जो था, बिरसा मुंडा ने कौन सा आंदोलन चलाया, तो मुंडा विद्रोह, जिसे बिरसा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 ईस्वी को अलीहाती में हुआ था। इंपॉर्टेंट है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो 18 नवंबर 1875 ईस्वी को रांची के अलीहातू में हुआ था। याद रखेंगे, अलीहातू में। बिरसा मुंडा ने अपने जनजातीय समाज को क्या किया, तो संगठित किया। उन्होंने मुंडा समाज को परंपरागत रीति रिवाज से मुक्त होकर ईश्वर पर आस्था रखने के लिए प्रेरित किया। तो बिरसा मुंडा ने अपने समाज को जो परंपरागत रीति रिवाज था उससे मुक्त होकर के ईश्वर पर आस्था और विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। अनेक देवी देवताओं को छोड़कर एक ईश्वर सिंह बोगा की आराधना का उपदेश अपने अनुयायियों को उन्होंने दे दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिरसा मुंडा ने किसकी आराधना का उपदेश दिया था, तो सिंह बोंगा की। उन्होंने अपने एक ईश्वर, उनके आराध्य देव का क्या नाम था, सिंह बोंगा। तो उन जनजातियों के आराध्य देव का नाम था सिंह बोंगा। तो केवल सिंह बोंगा की आराधना का उन्होंने उपदेश दिया बिरसा मुंडा ने। तो इंपॉर्टेंट है, सिंह बोंगा का नाम याद रखेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, 18 नवंबर 1875 ईस्वी को। कहाँ पे, तो रांची के उलीहातू में। और उन्होंने परंपरागत रीति रिवाज से मुक्त होकर के ईश्वर पर आस्था रखने के लिए प्रेरित किया। तो इससे क्या पता चलता है कि यह जो विद्रोह था एक प्रकार से धार्मिक विद्रोह था। इंपॉर्टेंट है, धर्म की शुद्धता के लिए विद्रोह था। बिरसा मुंडा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। तो बिरसा मुंडा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार
और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्होंने अनेक देवी देवताओं को छोड़कर एक ईश्वर शिव बोंगा की आराधना का उपदेश अपने अनुयायियों को दिया। उन्होंने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। तो याद रखेंगे, जो बिरसा मुंडा थे अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। और क्या कहा? और उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मुंडा को विदेशी दासताओं से मुक्ति एवं एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए उन्हें भेजा है। तो याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है कि बिरसा मुंडा ने अपने आप को क्या घोषित किया था? तो ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया था। और उन्होंने अपने जनजातीय समुदाय से क्या कहा? अपने जनजातीय समुदाय से कहा कि ईश्वर ने मुंडा को विदेशी दासताओं से मुक्ति एवं एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए क्या किया है? तो उन्हें भेजा है। याद रखना है कि उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मुंडा को विदेशी दासताओं से मुक्ति एवं एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए उन्हें भेजा है। उन्होंने अपने उपदेशों में राजनीतिक अधिकारों की बात की। तो बिरसा मुंडा ने अपने उपदेशों में राजनीतिक अधिकारों की बात की तथा ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए अपने अनुयायियों को ब्रिटिश सरकार को लगान न देने का आदेश दिया। तो उन्होंने बिरसा मुंडा ने अपने उपदेशों में राजनीतिक अधिकारों की बात की कि आप लोग अपनी राजनीतिक अधिकार खुद लीजिए। साथ ही साथ ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए अपने अनुयायियों को ब्रिटिश सरकार को लगान न देने का आदेश दिया। बिरसा के उपदेशों से अनेक लोग प्रभावित हुए तथा धीरे धीरे बिरसा आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरे जनजातीय क्षेत्रों में हो गया। तो बिरसा के उपदेशों से बहुत लोग प्रभावित हुए और धीरे धीरे यह जो बिरसा मुंडा थे इनके आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरे जनजातीय क्षेत्रों में हो गया। इस विद्रोह की जो शुरुआत है, औपनिवेशिक शोषणकारी तत्व जिसमें ईसाई मिशनरी थे, साहूकार थे, अधिकारी थे, इन सभी पर आक्रमण के द्वारा किया गया। तो इस विद्रोह की शुरुआत औपनिवेशिक शोषणकारी तत्व जैसे कि ईसाई मिशनरी, साहूकार, अधिकारी, इन सबों पर आक्रमण करके किया गया। इसके उपरांत बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 2 वर्ष की सजा दे दी गई। तो इस विद्रोह के उपरांत बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर दिया गया और इन्हें 2 बरस की सजा हुई। यह भी पूछा गया है कि बिरसा मुंडा को कितनी बरस की सजा हुई? तो 2 बरस की। यह मुंडा विद्रोह बिहार के एग्जामिनेशन के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से लगभग हर एक साल एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। तो एक तरफ मुंडा विद्रोह, दूसरी तरफ संथाल विद्रोह, हो विद्रोह, तो ताना भगत विद्रोह, ये सभी जो है बिहार के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इस विद्रोह की उपरांत बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके 2 बरस जो है इन्हें सजा हो गई। महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर 1898 ईस्वी में बिरसा मुंडा को कैद से मुक्त कर दिया गया। तो 1898 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती थी। इसी के अवसर पर 1898 ईस्वी में बिरसा मुंडा को कैद से मुक्त कर दिया गया। उन्होंने फिर से मुंडा आंदोलन को संगठित करना प्रारंभ कर दिया तथा विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए लोगों को तैयार किया। बिरसा के अनुयायियों ने यूरोपीय मिशनरियों पर क्या किया? तो छापेमारी कर दिया। तो महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर 1898 ईस्वी में बिरसा मुंडा को कैद से मुक्त कर दिया गया। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि बिरसा मुंडा को कब कैद से मुक्त किया गया? तो 1898 ईस्वी को। और इन्होंने जब ये मुक्त हो गए कैद से तो एक बार फिर से आंदोलन को संगठित करना प्रारंभ किया और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए लोगों को तैयार किया। बिरसा के अनुयायियों ने यूरोपीय मिशनरियों पर छापेमारी की। रांची, खूंटी, तमार आदि जगहों पर हिंसक झड़प भी हुई। तो रांची, खूंटी, तमार इन सभी जगहों पर हिंसक झड़प भी हुई। इसके परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा आंदोलन के दमन
और बिरसा की गिरफ्तारी के लिए तैयारी शुरू कर दी गई। तो इसी के परिणाम स्वरूप जो सरकार थे, ब्रिटिश सरकार, इनके द्वारा आंदोलन के दमन करने के लिए और बिरसा की गिरफ्तारी के लिए तैयारी शुरू कर दी गई। इसी प्रकार 3 फरवरी 1900 ईस्वी को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा को एक बार फिर से गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को पुनः गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया और जेल में ही इनकी हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा गया फैक्ट है कि बिरसा मुंडा को किस प्रकार से मृत्यु हुई थी। तो हैजा की बीमारी के कारण जेल में 3 फरवरी 1900 को ये इनकी गिरफ्तारी हुई और बाद में हैजा की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, इसके बाद इस आंदोलन का दमन कर दिया गया, क्योंकि जब इनके महान नेता की ही मृत्यु हो गई तो इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया, क्योंकि कोई भी ऐसा नेतृत्वकर्ता नहीं मिला इस बिरसा आंदोलन का। यद्यपि इस आंदोलन का तो दमन कर दिया गया, परंतु इसके परिणाम सकारात्मक और उत्साहवर्धक रहे। इस आंदोलन के उपरांत मुंडा समाज में आंतरिक सुधार की भावना जग उठी। तो यद्यपि कि इस आंदोलन का पूर्ण रूपेण दमन कर दिया गया, परंतु इसके परिणाम सकारात्मक और उत्साहवर्धक रहे। इस आंदोलन के उपरांत मुंडा समाज में आंतरिक सुधार की भावना जग उठी। इस आंदोलन का क्या परिणाम निकला? तो इस आंदोलन का परिणाम निकला कि काश्तकारी संशोधन अधिनियम के तहत खूंटकुटी की कृषि व्यवस्था को एक बार फिर से कानूनी मान्यता मिल गई। तो काश्तकारी संशोधन अधिनियम के तहत जो खूंटकुटी की कृषि व्यवस्था थी, उसे कानूनी मान्यता मिल गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को पास करके भूमि संबंधी समस्या की समाधान की गई तथा 1905 ईस्वी में खूंटी को तथा 1908 ईस्वी में गुमला को अनुमंडल बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस अधिनियम को पारित किया गया। इस जो जनजातीय विद्रोह था, मुंडा विद्रोह, तो इस जनजातीय विद्रोह के दमन के बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास किया गया। कौन सा अधिनियम? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास किया गया, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसे पास करके भूमि संबंधी जो समस्या थी उसका समाधान किया गया और 1905 ईस्वी में खूंटी को तथा 1908 ईस्वी में गुमला को सब डिवीजन बनाया गया, अनुमंडल बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इस आंदोलन का क्या निष्कर्ष निकला? तो इस प्रकार बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हर मुंडा विद्रोह ने जनजातीय समाज की दशा और दिशा दोनों बदल दी और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। आज भी बिरसा मुंडा को स्थानीय समाज में ईश्वर की तरह पूजा जाता है। तो इस प्रकार बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह ने जनजातीय समाज की दशा और दिशा को बदल दी और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। आज भी बिरसा मुंडा को स्थानीय समाज में ईश्वर की तरह पूजा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब एक दूसरा जो सुधारवादी आंदोलन था, मुसलमानों ने भी कई सुधारवादी आंदोलन देखे गए, तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था जिसका नाम है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन जिसके प्रणेता कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सर सैयद अहमद खां। तो मुसलमानों ने भी अपने जनजातियों, अपने जो समाज था उनमें सुधार के प्रयास किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अलीगढ़ आंदोलन। और इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। इस आंदोलन की स्थापना की बात की जाए तो 1875 ईस्वी। इस अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, इन्हें प्रथम आधुनिक मुस्लिम कहा जाता है। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे सर सैयद अहमद खां, जिन्हें प्रथम आधुनिक मुस्लिम कहा जाता है। इन्होंने 1875 ईस्वी में इस अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की, स्थापना की। इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो इसका मुख्य स्थान रहा उत्तर प्रदेश का अलीगढ़।
उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, जहां पे एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम हिंदू यूनिवर्सिटी है। याद रखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खां की सबसे बड़ी देन है। AMU के नाम से यह जाना जाता है। तो इसका स्थान कहाँ पे था? तो अलीगढ़ आंदोलन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ। याद रखेंगे, अलीगढ़। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम समाज में सुधार लाना। मुस्लिम समाज में सुधार लाना, आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण करना। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण करना, मुस्लिम समाज में सुधार करना, इस अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। सर सैयद अहमद खां के पूर्वज कौन थे? तो ईरानी सामंत थे, जो शाहजहां के समय से मुगल दरबार में रहते थे। तो सर सैयद अहमद खां के पूर्वज कौन थे? तो ईरानी सामंत थे, जो शाहजहां के समय से ही मुगल दरबार में रहते थे। याद रखेंगे। तो यह भी पूछा गया है कि सर सैयद अहमद खां के पूर्वज कौन थे? तो ईरानी सामंत थे, जो शाहजहां के समय से ही मुगल दरबार में रहते थे। सर सैयद अहमद खां ने मुस्लिम दृष्टिकोण को आधुनिक बना दिया, अर्थात मॉडर्न बना दिया। जो पौराणिक विचारधारा थी मुस्लिम के समाज में, तो इन्होंने इस मुस्लिम के समाज के पौराणिक विचारधारा को बदल करके बिल्कुल मॉडर्न बना दिया, आधुनिक बना दिया। इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद खां ने 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी अर्थात आधुनिक समाज की स्थापना की, वैज्ञानिक समाज की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है। तो 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सर सैयद अहमद खां ने एक साइंटिफिक सोसाइटी या फिर एक वैज्ञानिक समाज की स्थापना की। तो पूछा गया है कि वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खां ने। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। कब किया? तो 1864 ईस्वी में। साइंटिफिक सोसाइटी या वैज्ञानिक समाज। सर सैयद अहमद खां ने 1825 ईस्वी में अलीगढ़ एंग्लो इंडियन कॉलेज तथा 1877 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, और इसी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 ईस्वी में बदल करके क्या कर दिया गया? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खां ने। सर सैयद अहमद खां ने 1825 ईस्वी में अलीगढ़ एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना की थी, और 1877 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। लेकिन बाद में इसी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदल के क्या हो गया? तो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। याद रखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। डब्ल्यू हंटर ने इंडियन मुसलमान नामक एक पुस्तक लिखा, जिसमें उसने कहा कि ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों से समझौता करना चाहिए तथा इन्हें रियायत देकर अपनी ओर मिलाना चाहिए। तो डब्ल्यू हंटर ने इंडियन मुसलमान नामक एक पुस्तक लिखा था, और इस पुस्तक में उसने क्या लिखा कि ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों से समझौता करना चाहिए तथा इन्हें रियायतें देकर अपनी ओर मिलाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने सर सैयद अहमद खान को तैयार किया ताकि सर सैयद अहमद खान कांग्रेस का क्या करें? तो विरोध करें। इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश सरकार ने हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए सर सैयद अहमद खान को तैयार किया था, ताकि सर सैयद अहमद खान कांग्रेसों का विरोध करें। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सर सैयद अहमद खान को हिंदुओं से कोई मतभेद नहीं था, उन्हें हिंदुओं से कोई परेशानी नहीं था। वे बस अपने मुसलमान के समाज में सुधार लाना चाहते थे, अपने मुसलमान के समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने अलीगढ़ एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना की, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, और कई सारे जो सामाजिक आंदोलन थे उसको चलाएं। तो इनका मूल उद्देश्य यही था, लेकिन अंग्रेज इसका फायदा उठाना चाहते थे, और सर सैयद अहमद खान को तैयार किया ताकि ये सर सैयद अहमद खान कांग्रेसों का क्या करे? तो विरोध करें।
तो ब्रिटिश सरकार ने सर सैयद अहमद खान को तैयार किया ताकि सर सैयद अहमद खान कांग्रेसों का क्या करें, तो विरोध करें। इनके द्वारा 2 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा सर सैयद अहमद खान के द्वारा 2 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। तो ये जो पब्लिक सर्विसेज के एग्जामिनेशन है उनमें ये कई बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। जैसे कि तहजीब उल अखलाक, यह 1870 में प्रकाशित हुआ था। तो इनका एक सबसे महत्वपूर्ण किताब था तहजीब उल अखलाक, जो 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा अखलाके बगावते हिंद, अखलाके बगावते हिंद, जो 1857 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो तहजीब उल अखलाक जो कि 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और अखलाके बगावते हिंद जो कि 1857 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखित 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। तो इस प्रकार हमने सर सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन को देखा। उसके बाद मुंडा विद्रोह को हमने देखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं इस बिहार से संबंधित जो कुछ और विद्रोह हैं, जैसे कि हो विद्रोह, संथाल विद्रोह, इन सभी के बारे में हम लोग देखें। अगला विद्रोह है हो विद्रोह। कौन है? हो विद्रोह। हो विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1820 ईस्वी से लेकर 1822 ईस्वी तक। तो हो विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1820 से 1822 ईस्वी तक। इसके संस्थापक कौन थे? तो राजा जगन्नाथ सिंह। हो विद्रोह के संस्थापक कौन थे? राजा जगन्नाथ सिंह। ये बंगाल के राजा, परहार राजा जगन्नाथ, इनका पूरा नाम क्या था? तो परहार राजा जगन्नाथ, जो कि बंगाल के राजा थे, और इन्हें राजा जगन्नाथ सिंह के नाम से जाना जाता था। यह विद्रोह कहाँ पे हुआ? तो छोटा नागपुर की पहाड़ी क्षेत्र सिंहभूम में, झारखंड जिले में। तो झारखंड जिले के छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र सिंहभूम में यह विद्रोह हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों के द्वारा हो जनजातियों का दमन करना। हो जनजातियों का अंग्रेजों ने दमन किया था, और हो लोगों को बेवकूफ़ बनाने हेतु हो को राजा के विरुद्ध सहायता देना स्वीकार करके कालांतर में धोखा देना इसका मुख्य कारण था। तो हो विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? कि अंग्रेजों के द्वारा हो जनजातियों का दमन करना, हो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हो को राजा के विरुद्ध सहायता देना स्वीकार करके और बाद में धोखा देना, इस हो विद्रोह का मुख्य कारण था। इस विद्रोह का दमन किसने किया? तो 1827 ईस्वी में मेजर रफरोज। मेजर रफरोज ने, जिसे मेजर रफसेज के नाम से भी जाना जाता है, तो 1827 ईस्वी में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इन विद्रोहों के बारे में कि यह विद्रोह कब से कब तक हुआ, और इस विद्रोह के प्रणेता कौन थे, और यह विद्रोह कहाँ पर हुआ। तो यही एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो कभी कताल पूछ ली जाते हैं इसके विद्रोह, इसके उद्देश्य और कारण और दमनकर्ता के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह विद्रोह कब से कब तक हुआ? तो 1820 से 1822 ईस्वी। और इसके प्रणेता कौन थे? तो मुख्य प्रणेता थे राजा जगन्नाथ सिंह, जो कि बंगाल के राजा परहार राजा जगन्नाथ, इनका पूरा नाम था परहार राजा जगन्नाथ, जो कि बंगाल के राजा थे, और इन्हें राजा जगन्नाथ सिंह के नाम से जाना जाता है। और यह विद्रोह झारखंड, जो कि उस समय बिहार और झारखंड एक था, तो झारखंड के सिंहभूम जिले में छोटा नागपुर की पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों के द्वारा हो जनजातियों का दमन करना, और हो जनजातियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हो को राजा के विरुद्ध सहायता देना स्वीकार करके बाद में धोखा दे देना। और इस विद्रोह का दमन 1827 ईस्वी में मेजर रफसेज ने किया। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है कोल विद्रोह। कौन है? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 1831 ईस्वी में। तो कोल विद्रोह की स्थापना कब हुई? 1831 में, अर्थात 1831 ईस्वी में यह कोल विद्रोह हुआ। इस कोल विद्रोह के जो प्रणेता थे कौन थे? तो सुरग्राव सिगराय। सुरग्राव सिगराय याद रखेंगे, सुरग्राव सिगराय। किस स्थान पे यह कोल विद्रोह हुआ था? तो झारखंड के सिंहभूम में, पलामू में, हजारीबाग में और मानभूम में।
तो चूंकि यह सभी उस समय बिहार और झारखंड एक थे, तो कई बार एग्जाम में यह बार बार पूछे जाते हैं बिहार के एग्जाम में। तो याद रखेंगे हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह, उसके बाद ताना भगत, और यह जो अभी हमने मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ा, तो ये सभी पूछे जाते हैं। तो कोल विद्रोह किस स्थान पे हुआ? तो झारखंड के मानभूम, हजारीबाग, पलामू और सिंहभूम के इलाके में, अर्थात जितने सारे छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र थे उनमें हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटा नागपुर के कोल जनजाति की भूमि को अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिम तथा सिखों को दे दिया जाना। तो जो अंग्रेज थे, इस कोल जनजाति के छोटा नागपुर क्षेत्र की भूमि को अंग्रेजों ने मुस्लिमों को और सिखों को दे दिया था। तो इसका मुख्य कारण क्या था इस विद्रोह का? कि जो अंग्रेज थे इन छोटा नागपुर के कोल जनजाति की भूमि को मुस्लिमों को और सिखों को दे दिए थे। अगला है संथाल विद्रोह। अगला कौन सा विद्रोह है? तो संथाल विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में। संथाल विद्रोह की स्थापना कब हुई, अर्थात यह संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1856 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे, अर्थात इस विद्रोह के प्रणेता कौन थे? तो 4 भाई थे, एक ही घर के 4 संथाल भाई थे, जिनका नाम था सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। तो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव जो एक ही घर के 4 संथाल भाई थे, ये इस विद्रोह के अर्थात संथाल विद्रोह के प्रणेता थे। यह विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो भागलपुर से राजमहल के बीच। तो भागलपुर से राजमहल के बीच यह संथाल विद्रोह हुआ था। इसे दामने कोल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र था, इसे दामने कोल के नाम से भी जाना जाता है, और इस विद्रोह को भी दामने कोल के नाम से जाना जाता है। यह जो विद्रोह हुआ था और भी सारे स्थानों पर हुआ था, जैसे कि आर्थिक कारणों से बिहार और उड़ीसा के बीरभूम, सिंहभूम, बाकुंडा, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर में हुआ था। तो इस विद्रोह के अन्य स्थल कौन कौन से थे? तो आर्थिक कारणों से बिहार और उड़ीसा के बीरभूम, सिंहभूम, बांकुड़ा, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर भी था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूमि कर अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार तथा जमींदार साहूकार के द्वारा अत्याचार एवं गैर आदिवासियों के द्वारा संथाली क्षेत्रों पर कब्जा करना। तो भूमि कर अधिकारियों के द्वारा इन पर दुर्व्यवहार किया जाता था। याद रखेंगे कि भूमि कर अधिकारियों के द्वारा इन पर दुर्व्यवहार किया जाता था। तो भूमि कर अधिकारियों के द्वारा इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। साथ ही साथ जमींदार, साहूकार इनके ये भी क्या करते थे? तो अत्याचार करते थे, और गैर आदिवासियों ने इनके संथाली क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था। और इसके बाद यह क्या परिणाम निकला इस विद्रोह के बाद? कि जो संथाल परगना क्षेत्र है उसका उदय हो गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि संथाल परगना का उदय किस विद्रोह का कारण था? तो यह संथाल विद्रोह, संथाल परगना का उदय जो संथाल विद्रोह का परिणाम था। तो क्या क्या याद रखेंगे इस संथाल विद्रोह के बारे में? कि सबसे पहले कि यह कब हुआ? 1856 ईस्वी में। इसके प्रणेता कौन थे? अर्थात इस विद्रोह के जो मुख्य नेता थे, एक ही घर के 4 संथाल भाई सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। किस स्थान पर हुआ? तो भागलपुर से राजमहल के बीच दामने कोल में। भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में यह संथाल विद्रोह हुआ, जिसे दामने कोल के नाम से भी जाना जाता है। और भी कौन कौन से स्थान थे? तो बिहार, उड़ीसा के बीरभूमि, सिंहभूम, बांकुड़ा, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर। और इसके परिणाम क्या निकले? तो संथाल परगना का उदय हुआ। तो इतना ही चीज़ इसके बारे में याद रखेंगे। और अगर उद्देश्य याद रखना है तो भूमि कर अधिकारियों के द्वारा किया जाने वाला दुर्व्यवहार, जमींदार साहूकार के द्वारा अत्याचार और गैर आदिवासियों के द्वारा इनके संथाल क्षेत्रों पर कब्जा करना इसका मुख्य कारण और उद्देश्य था। इसके बाद मोपला विद्रोह। इसके बाद कौन है? मोपला विद्रोह। याद रखेंगे मोपला विद्रोह। हालांकि यह मोपला विद्रोह बिहार में नहीं हुआ था, यह केरल में हुआ था। याद रखेंगे केरल में हुआ था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी मोपला विद्रोह की?
तो 1836 ईस्वी से लेकर 1854 ईस्वी तक, तो 1836 से 1854 ईस्वी तक यह मोपला विद्रोह हुआ था। याद रखेंगे 1836 से 1854 ईस्वी। इसके मुख्य संस्थापक कौन थे? तो मोपला किसानों के प्रमुख नेता अली मुसलियार 1921 ईस्वी में। तो इसके संस्थापक मोपला किसान के प्रमुख नेता अली मुसलियार थे 1921 ईस्वी में। याद रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था 15 फरवरी 1921 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा निषेधाज्ञा लागू करके खिलाफत तथा कांग्रेस के नेता याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया और माधवन नायर को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ 1920 ईस्वी में हिंदू मुसलमान का एक सांप्रदायिक दंगा भी हुआ। तो याद रखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य था 15 फरवरी 1921 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा निषेधाज्ञा लागू करके खिलाफत तथा कांग्रेस के नेता याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया और माधवन नायर को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक दंगा भी हुआ 1920 ईस्वी में। तो एक चीज़ याद रखेंगे, हमने लिखा कि इसकी स्थापना कब हुई थी इस मोपला विद्रोह की, तो 1836 से 1854 ईस्वी के बीच। हालांकि मोपला जो किसान थे इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था इस 1836 से 1854 तक, इसे शांत कर दिया गया था। लेकिन वास्तव में यह जो मोपला विद्रोह हुआ था इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट नेता निकले अली मुसलियार। तो यही एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह के कौन से किसान नेता थे, तो 1921 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो एग्जाम में यही 1921 पूछा जाएगा। याद रखेंगे, यदि 1836 से 1854 दिया रहेगा तो 1921 नहीं दिया रहेगा, नेता का नाम नहीं दिया रहेगा। तो वास्तव में ज़्यादातर पूछा जाता है यही अली मुसलियार के बारे में। और इसका मुख्य ईयर कौन है, तो 1921, 15 फरवरी 1921। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यही इसका मुख्य डेट है मोपला विद्रोह का। और यह किस स्थान पे हुआ था, तो केरल के मालाबार क्षेत्र में। केरल के मालाबार क्षेत्र में। याद रखेंगे, यह जो मोपला नामक किसान रहते थे 1920 ईस्वी में मंजरी से 20 किलोमीटर दूर मालाबार के कांग्रेस सम्मेलन में यह जो हुआ था क्या, तो इनको गिरफ्तार किया गया था और सांप्रदायिक दंगा हुआ था। तो केरल के मालाबार क्षेत्र में यह जो हुआ था विद्रोह 1920 ईस्वी में मंजरी से 20 किलोमीटर दूर मालाबार के कांग्रेस सम्मेलन में हिंदू मुसलमान के द्वारा यह हिंदू सांप्रदायिक दंगा हुआ था। इसी कारण यह जो विद्रोह हुआ था इसकी उत्पत्ति हुई थी। इस विद्रोह के अन्य सहयोगी नेता कौन कौन से थे? महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखेंगे। तो इस विद्रोह के सहयोगी नेता थे मोपला विद्रोह, महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यह एग्जाम में पूछा गया है कि किस छोटे से विद्रोह में महात्मा गांधी ने सहयोग किया था। तो केरल के मालाबार क्षेत्र में जो मोपला विद्रोह हुआ था उसमें महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने सहयोग किया था। तो इसमें से 1920 ईस्वी में मंजरी से 20 किलोमीटर दूर मालाबार के कांग्रेस सम्मेलन में उकसाने पर एक हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगा हुआ था 1920 ईस्वी में। और इसी के कारण 15 फरवरी 1921 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया और खिलाफत तथा कांग्रेस के नेता याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया और माधवन नायर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कारण 15 फरवरी 1921 ईस्वी को मोपला किसान के प्रमुख नेता अली मुसलियार ने यह विद्रोह किया। याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन कब से कब तक हुआ, तो 1914 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक। तो यह जो ताना भगत आंदोलन था यह 1914 ईस्वी से लेकर 1942 ईस्वी तक हुआ। इसके संस्थापक कौन थे, तो गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के उरांव आदिवासी जतरा भगत। याद रखेंगे, जतरा भगत। किस स्थान पर यह आंदोलन हुआ, तो गुमला, रामगढ़ और गिरिडीह में। कहाँ पे, झारखंड में। तो झारखंड में गुमला, गिरिडीह
और रामगढ़ में यह आंदोलन हुआ था। याद रखेंगे ताना भगत। तो ताना भगत के बारे में इतना ही पूछा जाएगा कि यह कब हुआ था, तो 1914 से 1942 ईस्वी के बीच। और इसके मुख्य प्रणेता कौन थे, तो गुमला जिले के बिशुन प्रखंड के उरांव आदिवासी जतरा भगत। और यह किस स्थान पर हुआ था, तो गुमला में, रामगढ़ में और गिरिडीह में, जो कि वर्तमान में झारखंड जिले में है, झारखंड राज्य में। बिहार से संबंधित एक और बड़ा आंदोलन था जिसका नाम था बहावी आंदोलन। क्या नाम था? बहावी आंदोलन, जिसे वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। वली उल्लाह आंदोलन या बहावी आंदोलन, याद रखेंगे बहावी आंदोलन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1830 ईस्वी में 19वीं शताब्दी, 1830 ईस्वी से लेकर 19वीं शताब्दी तक यह आंदोलन का काल माना जाता है। तो बहावी आंदोलन, जिसे वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है, तो इस आंदोलन का काल कब माना जाता है, तो 1830 ईस्वी से लेकर 19वीं शताब्दी तक। इसकी संस्थापक कौन थे, अर्थात इसके मुख्य प्रणेता कौन थे, तो शाह वली उल्लाह, शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी। तो इसके मुख्य संस्थापक थे शाह वली उल्लाह, शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली जिला से 1830 ईस्वी में पटना आए थे। तो जो रैयर सैयद अहमद बरेलवी हैं, ये रायबरेली जिला से 1830 ईस्वी में पटना आए थे। इसका जो इस आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो पटना था। याद रखेंगे कि इस आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो पटना था, बिहार की राजधानी पटना। रायबरेली की 1831 ईस्वी में मृत्यु के बाद, तो रायबरेलवी की 1831 ईस्वी में मृत्यु के बाद जो सैयद अहमद बरेलवी थे, उनकी 1831 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के बाद बिहार में लियाकत अली और बिनायत अली, ये दो भाई ने इस आंदोलन का बागडोर संभाला। याद रखेंगे। तो जब रायबरेलवी या बरेलवी की मृत्यु हो गई 1831 ईस्वी में, तो इनकी मृत्यु के बाद बिहार में इस आंदोलन का बागडोर किसने संभाला, तो लियाकत अली और बिनायत अली, दो भाई ने। बंगाल में दुद्दू मियाँ और तूतू मीर इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे। तो बंगाल में बहावी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो तूती मीर और दुद्दू मियाँ। याद रखेंगे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यह एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था और यह इस्लाम में सुधार करना चाहता था और अंग्रेजों के शोषण का इसने विरोध किया। तो याद रखेंगे इस बहावी आंदोलन के बारे में। इसी बहावी आंदोलन का एक जो था नेता शेर खां, तो उस शेर खां ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मेयो की हत्या उसी के ऑफिस में की थी। यह एक अफगानी था, शेर खां। याद रखेंगे, जो कि कहाँ का था, तो अफगानी था। तो बहावी आंदोलन का ही एक नेता था जिसका नाम था शेर खां, तो उसने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी उसी के ऑफिस में चाकू से मार करके। तो यह पहला जो ऐसा अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड मेयो, जिसकी हत्या उसके ऑफिस में किसी व्यक्ति के द्वारा चाकू से मार कर की गई थी। तो हम लोग जब गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे थे तो पूरा इसे देख लिया था, यह चीज़ें हम लोग पढ़ भी चुके थे। तो प्लेलिस्ट में है, आसानी से उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। गवर्नर जनरल और जो वायसराय थे, पूरा डिटेल में हमने बताया है, तो उसे आप लोग प्लेलिस्ट में है, 8-10 वीडियो हैं, उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। टोटल समाप्त है। तो इस बहावी आंदोलन के बारे में हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करें तो इसे वली उल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1830 ईस्वी से लेकर 19वीं शताब्दी तक इस बहावी आंदोलन का काल माना जाता है। इसके प्रणेता कौन थे, तो शाह वली उल्लाह, शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली जिला से 1830 ईस्वी में पटना आए थे और इसके बाद 1830 ईस्वी में इन्होंने इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना को बना दिया। तो इस आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था, पटना था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था, तो पटना था। 1831 ईस्वी में बरेलवी की मृत्यु हो गई। तो सैयद अहमद बरेलवी की 1831 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो बिहार में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो दो अली भाइयों ने
एक का नाम था लियाकत अली और दूसरे का नाम था बिनायत अली। इन्होंने इस आंदोलन का बागडोर संभाला। बंगाल में इस बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दुद्दू मियाँ और तूती मीर, दो भाई थे, दुद्दू मियाँ और तूती मीर इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बने। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पुनर्जागरणवादी, यह एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था और इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम में सुधार लाना और अंग्रेजों के शोषण का विरोध करना। इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट जो है उसका नाम है सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, याद रखेंगे, जिसे भारत लोक सेवा समाज के नाम से भी जाना जाता है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसे भारत लोक सेवा समाज के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1905 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी अर्थात भारत लोक सेवा समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। यह किस स्थान पे हुआ था? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक एक छोटे से आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसे भारत लोक सेवा समाज के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था नौजवानों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा हेतु प्रशिक्षण देना। तो नौजवानों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा हेतु प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य था। गोपाल कृष्ण गोखले को कौन कौन सी उपाधि मिली थी? तो वित्तीय मामले की अद्वितीय समझ के कारण इन्हें ग्लेड स्टोन कहा जाता है। याद रखेंगे, गोल्ड स्टोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड स्टोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। याद रखेंगे कि गोल्ड स्टोन गोपाल कृष्ण गोखले को इसी कारण वित्तीय मामले की अद्वितीय समझ के कारण इन्हें गोल्ड स्टोन के नाम से उपाधि दिया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले डेक्कन एजू फैशन सोसाइटी में महादेव गोविंद रानाडे से मिले और उनके क्या बन गए? तो शिष्य बन गए। तो हमने बताया भी था कि महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे से किस सोसाइटी में मिले? तो डेक्कन एजू फैशन सोसाइटी में। डेक्कन एजू फैशन सोसाइटी में। गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिले। तो इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिले। ये एक अग्रणी प्रवक्ता थे किसके? तो उदारवादी विचारधारा के। तो गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के एक अग्रणी प्रवक्ता थे। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में एक मुंबई नगर पालिका के इंजीनियर जिनका नाम था ठक्कर बापा। तो ठक्कर बापा की सेवा के कारण भारत विस्तृत बी ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में मुंबई नगर पालिका के एक इंजीनियर भी थे शामिल, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा अदा किया इस सोसाइटी में, भारत लोक सेवा समाज में, जिनका नाम था ठक्कर बापा। और इसी सेवा के कारण इन्हें भारत विस्तृत बी ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसे भारत लोक सेवा समाज के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की। किस स्थान पर इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नौजवानों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा हेतु प्रशिक्षण देना। तो नौजवानों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा हेतु प्रशिक्षण देना इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था। गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामले की अद्वितीय समझ के कारण इन्हें गोल्ड स्टोन की उपाधि मिली। याद रखेंगे, गोल्ड स्टोन की, स्वर्ण पत्थर, गोल्ड स्टोन अर्थात स्वर्ण पत्थर की उपाधि मिली। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे डेक्कन एजू फैशन सोसाइटी में, डेक्कन एजू फैशन सोसाइटी में महादेव गोविंद रानाडे से मिले और उसके बाद ये गोविंद रानाडे के क्या बन गए?
तो शिष्य बन गए। याद रखेंगे, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। और दक्षिण अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले किससे मिले? तो महात्मा गांधी से मिले। तो दक्षिण अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से मिले थे। ये एक उदारवादी विचारधारा के अग्रणी प्रवक्ता थे। उदारवादी विचारधारा के अग्रणी प्रवक्ता थे। और गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में मुंबई नगर पालिका के एक प्रमुख इंजीनियर जिनका नाम था ठक्कर बापा, तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सेवा अदा की इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में, और इसी सेवा के कारण इन्हें भारत विश्रुत बी ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है। तो ये तो था हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख और विद्रोह। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे चेरो विद्रोह, फकीर विद्रोह, बायकोम विद्रोह और भी सारे विद्रोह को, और भीमराव अंबेडकर के द्वारा चलाए गए कई समाज और विद्रोहों को देखेंगे। विद्रोह नहीं, उनके समाज स्थापना को देखेंगे और कई सारे उनके नैतिक कार्यों को भी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे इस समाज सुधार आंदोलन को। और इसके बाद छोटा सा टॉपिक रह जाएगा ब्रिटिश नीतियां, और यह जो आधुनिक भारत का सफ़र है यह पूरी तरह से हो जाएगा समाप्त। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।